Hello aspirants, welcome to lecture number 2 of our prelims revision series. Okay, this will be a demo on science and tech. ठीक है, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे करंट अफेयर्स के। बट उससे पहले हमें पीवाईक्यू से ये एनालाइज करना चाहिए कि आखिर हमें अपना टॉपिक प्रिपेयर किस तरीके से करना है। बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम पास्ट 2-3 years, स्पेशली आफ्टर 2020, प्रीलिम्स और मेंस में जो डिफरेंशिएशन मान के चलते थे बच्चे कि मैं भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ फिर मेंस के लिए डिटेल में पढ़ूंगा, वो सब चीजें खत्म कर दी है यूपीएससी ने। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको किसी भी एडिटोरियल को किसी भी आर्टिकल को अंदर पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे पॉइंट्स जो हम मानते हैं कि जनरली मेंस में पता होना चाहिए हमें, वो आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपके साथ पहले कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सी, ये क्वेश्चन है 2023 का। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, फिर दोबारा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम माइक्रो, यानी कहीं ना कहीं हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसकी कुछ चीजें जैसे उनकी प्रॉपर्टीज हो गई, ओके, उनके टाइप्स हो गए, या फिर अगर कोई रिसर्च हुई है तो उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए पोटेंशियल। ये इस तरह की चीजें जनरली हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करते हैं मींस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन वही चीज अब यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्ट करता है, इसीलिए आपकी मेंस और प्रीलिम्स की जो भी प्रिपरेशन है वो हॉलिस्टिक ही हो सकती है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप बस प्रीलिम्स के रिवीजन वीडियो देख लेंगे तो काम हो जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन नहीं देखेंगे, या फिर आप मेंस 450 प्लस के लेक्चर नहीं देखेंगे, ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। ओके, उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हम लोग मेंस के लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, और उसने यहाँ पर पूछा भी वही है। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज फ्यूल, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज इट, एंड इट कैन बी यूज्ड एज हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, सो इन शॉर्ट जब पूरा ये टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें जब हम लोग देखते हैं इसके यूज या बेनिफिट्स, एंड सिमिलरली वो कई बार आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस में चैलेंजेस भी पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सो कभी ये मत सोच के पढ़ना कि हम प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं अभी या मेंस का पढ़ रहे हैं। दी ओनली थिंग इज कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पेशली फॉर अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए, उसे हमें हॉलिस्टिकली ही पढ़ना होगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सेपरेट प्रिपरेशन का अप्रोच काम नहीं करेगा प्रेजेंट ट्रेंड में यूपीएससी के। Okay, तो यहां पर इसने यूजेस पूछे, ऊपर इसने प्रॉपर्टीज पूछी। उसी तरीके से अब ये वो क्वेश्चन आते हैं जो न्यूज़पेपर में कहीं इन बिटवीन द लाइन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे वॉलबाचिया मेथड, ये किस रेफरेंस में न्यूज न्यूज में था। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू कंट्रोल वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। और देखिए अब द हिंदू का ये आर्टिकल देखिए, यहां पर ये इसी चीज पर आया था। ठीक है, वॉलबाचिया। अब मैंने आपके साथ पहले भी कई बार प्रूफ शेयर करे, ठीक है, अब मैं बार बार उस चीज में नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि अब टाइम नहीं है, 1 जनवरी से हमें अपना रिवीजन पे फोकस करना है। सो द थिंग इज कि पहले तो ये 2023 का क्वेश्चन है बट न्यूज आर्टिकल है 2021 का। सो एनी हाउ हमें पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स की तरफ जाना होगा। ओके, दैट इज वन वन लर्निंग वी गेट फ्रॉम पीवाईक्यू। नेक्स्ट इज एरियल मेटाजीनोमिक्स। ठीक है, तो ये एरियल वर्ड देखकर कई लोगों ने ये मान लिया था कि यार इसका एयर से कुछ ना कुछ रिलेशन है, कि एयर से ही शायद सैंपल लेते होंगे, एंड मेजोरिटी स्टूडेंट गॉट दी राइट इन द एग्जाम हॉल। ओके, मैंने भी वैसे ही सही किया था। सो इस तरह की जब भी टर्म्स हमें मिलेंगे न्यूज़पेपर में तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो तभी हो सकता है जब न्यूज़पेपर आप खुद पढ़ रहे हो, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला या कोई भी कंटेंट बनाने वाला आपके लिए वो मेहनत नहीं करेगा। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, एग्जाम के 15 दिन पहले तक, ओके, 15 दिन पहले तक प्लीज अपने न्यूज़पेपर्स को कंटिन्यू रखिएगा। ओके, वो गलती नहीं करना कि 1 महीने पहले छोड़ दिया। सिमिलरली माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, इसका मैंने आपको जब प्रूफ दिखाया था अपने पुराने वीडियोस में, जो कि मैंने जून में बनाया था एग्जाम के जस्ट बाद ही, उसमें मैंने आपको ये टर्म दिखाया था, एंड ये आया था एक एडिटोरियल की एकदम लास्ट की 2-3 लाइंस में। ठीक है, उनके बीच में बस ये वर्ड मेंशन था, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा विकिपीडिया पे सर्च करें और इस टर्म के बारे में जानें, और सिर्फ बेसिक ही जानने को कह रहा है वो, चाहे ऊपर ये वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, या वॉलबाचिया वाला मेथड का क्वेश्चन हो, या फिर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, सिर्फ आपको वन लाइन में जानने के लिए कह रहा है कि ये है क्या। तो ये यूज करते हैं हम स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फाउना। ऑलराइट, सिमिलरली यहां पर रोल पूछा है बायोफिल्टर्स का।
इसका रोल क्या है। तो अगेन वही, जब तक आपने इस टॉपिक को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा होगा आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होता, बस आप जान लेते कि बायोफिल्टर होते क्या है, तो आप आंसर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उसने आपसे उसका रोल, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बेनिफिट्स, ये सब चीजें पूछ रहा है वो, कि ये क्या क्या कर सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट में रिमूव कर सकते हैं अनईटन फिश फीड को एंड सो ऑन। सिमिलरली अब मिसाइल्स के बारे में आती है। अब जब आप अपनी पीटी वगैरह उठाते हो तो उसे मिसाइल की रेंज बता देंगे, ठीक है, इतने इतने किलोमीटर तक चलती है। बट उसका सिंपल सा था कि उसे जानना था आपसे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में आप फर्क समझते हैं या नहीं। राइट, तो चाहे वो कोई भी हो, अग्नि 5 हो, कुछ भी हो, वो किसी भी तरीके से आती हो, बट इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन पेज आता है, ठीक है, वहां से ये चीजें उठाई जाती हैं। इसी तरीके से S-400 पर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। ओके, वो भी एक्सप्लेन पेज से ही लिया गया था। इसलिए मैं आपके साथ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों डिस्कस करता हूं। नाउ दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से। ठीक, बहुत अंदर अंदर जाके लोगों ने पढ़ा। कई लोगों को लगता है ये वाले टॉपिक्स थोड़े दिक्कत देते हैं, ये सेल्स वाले, ठीक है, तो बच्चे की यार इसको स्किप कर देता हूं, पर उसने बहुत बेसिक पूछा था, दी रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये वैक्सीन वगैरह जब डेवलप हो रही थी तब की न्यूज को उठा के उसने पूछा था। तो ये ऐसे क्वेश्चन है विच कैन बी टर्म एज लो हैंगिंग फ्रूट, सो इनको मिस नहीं करना है हमें। नाउ यहाँ भी डीएनए बारकोडिंग कैन बी ए टूल टू, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वो आपसे यूज ही पूछ रहा है, जो कि आप जब पीटी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलती वो चीजें, क्योंकि वो सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती हैं। बट अगर आपने न्यूज़पेपर ठीक से फॉलो किया होगा तभी आप जान पाएंगे कि इसका यूज कहाँ होगा। अभी मैं आपको जब ऊपर टॉपिक्स कराऊंगा आज के, तब उसमें हम इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि हमें उनकी प्रॉपर्टीज जाननी है, हमें उनके यूज जानने हैं, उनके बेनिफिट्स, उनमें आने वाले कुछ चैलेंजेस भी जानने हैं। ठीक है, मैं अभी भी पूरी तरह तबीयत ठीक नहीं है, सो प्लीज आवाज थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। Now, now why I hate this PT 365? The reason is एक एक चीज पर वो आपको पेज भर के दे देगा, ठीक है, डिजी लॉकर, दीक्षा एंड ऑल दिस, ठीक है, बट यहाँ पे सिंपल सा एक चीज जाननी थी कि गवर्नमेंट ये लेकर आई है तो इसमें इसने इसको ओपन क्यों रखा था। ठीक है, ओपन रखा, हम लोग यूपीआई वगैरह लेके आए, उसको ओपन रखा गवर्नमेंट ने, फिर सभी बैंक ने उस पर अपनी अपनी ऐप बना ली, ठीक है, एसबीआई ने अपनी, पंजाब बैंक ने अपनी। तो यहाँ पे सिर्फ वो इतना जानना चाहता था, यानी कहीं ना कहीं वो आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये ओपन सोर्स से बेनिफिट क्या हो सकते हैं। आज हम लोग लेके आए ना डीपीआई, ठीक है, G20 के टाइम हमने बात की इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर उसने सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिसका यूज कोई भी करके अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना सकता है। सो हर एक को आप ये कोचिंग वालों की उसमें आकर आप हर एक को अगर डिटेल में तैयार करने बैठ जाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिटर्न। नाउ विथ रेफरेंस टू वेब 3, मैं न्यूज़पेपर में आपको हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ ऐसी चीजें जो थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन की तरफ जाती हैं उसको खासकर ध्यान देना। okay? कल मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था द हिंदू में, लास्ट साइंस पेज पर, उसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये जो रेयर डिसीज है ना, इन पर रिसर्च चल रही है, बट क्योंकि पेशेंट इनके कंपैरेटिवली कम ही होते हैं इसलिए ज्यादा लोग, ज्यादा कंपनीज या गवर्नमेंट इन पे इन्वेस्ट करती नहीं है। ठीक है, तो कल का द हिंदू अगर आपने मिस किया है तो गलत किया है। ओके, उसी तरीके से आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 3D प्रिंटिंग से हमने एक पोस्ट ऑफिस बनाया है, आई थिंक बैंगलोर में। ठीक है, अब आप 3D बहुत देखोगे, बट यूपीएससी आपसे एक कदम आगे एक्सपेक्ट करेगा, वो पूछेगा आपसे 4D प्रिंटिंग के बारे में। ओके, 3D प्रिंटिंग ठीक है, काफी साल से चल रहा है, आ गया है सब कुछ, हमने बना भी लिया बैंगलोर में एक जगह पर। ओके, वो ठीक है, बट 4D प्रिंटिंग क्या नई चीज आई है उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, सब मैं कराऊंगा आपको रिवीजन में। नेक्स्ट वॉज विथ रेफरेंस टू सास, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर भी वो आपसे यूज ही पूछ रहा है। ठीक है, बायर कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस या यूजर कैन एक्सेस देयर डेटा, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सास। ओके, सो जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे तो मेक श्योर कि उसमें दो चार चीजें जरूर ध्यान रखना, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूज, उसके बेनिफिट्स और उसके आने वाले चैलेंजेस। तो आप कह सकते हो कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। नाउ लुक एट दिस। अब रशिया यूक्रेन वॉर बहुत पढ़ ली लोगों ने, बहुत कुछ चलता रहा, बट उसने क्या पूछा, आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। ये मतलब कहीं ना कहीं जो स्पेस वॉर की हम बात करते हैं,
ठीक है, इसके लिए इससे रिगार्डिंग उसने क्वेश्चन पूछा कि ये न्यूज में कैसे था। ठीक है, अब ये सिर्फ एक एक्सप्लेन पेज पे छोटा सा आर्टिकल आया था साइड में, वहां से उसने ये टर्म उठाया और उससे आपसे पूछा है कि ये क्या बताता है, आइडिया क्या है इसके बिहाइंड। नाउ सिमिलरली इट आस्क्स यू शॉर्ट रेंज डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब RFID, ठीक है, ये हमारी कहां पर यूज हो रही है, टोल टैक्स, टोल प्लाजा वगैरह पर। ठीक है, वहां पर आप आजकल अपनी गाड़ी पे लगा देते हो और अकाउंट से अपने आप पैसे कट जाते हैं। वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क एंड क्लोज सर्किट टेलीविजन, तो इनमें से कौन सा शॉर्ट रेंज है। अब ये ऐसी चीजें नहीं है जिसको आपको बिल्कुल एकदम अलग से पढ़ना पड़े, ये एकदम बेसिक है, ये जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं जो न्यूज में बार बार आती रहती हैं। अब इसके लिए अलग से आप अलग अलग कोचिंग की मैगजीन लेके साइंस टैग पढ़ना शुरू कर दोगे, दैट इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। बायोफिल्म्स, ठीक है, सिर्फ यूज पूछ रहा है कि कहां कहां इसको यूज किया जा सकता है, ये कहां कहां इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, हम सिर्फ यहां पर एक थीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने साइंस एंड टेक को अप्रोच करना है। Now, in the form, if a major solar storm reaches the Earth, which of the following are possible effects on Earth? अब ये चीजें आप बुक्स में भी पढ़ सकते हो, बट टाइम टू टाइम ये न्यूज़पेपर में भी आपको दिखती रहती हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 7 दिए हैं तो 7 ही हो सकते हैं, मल्टीपल है। लेकिन ये श्योर है कि ये इतने न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आपको बार बार रिपीट हुए होंगे, इसलिए उसने यही पॉइंट्स उठाए। ओके, पावर ग्रिड कुछ डैमेज, ये स्कूल के बच्चे तक जानते हैं कि जब सोलर फेयर वगैरह आते हैं तो ये पावर ग्रिड डैमेज हो जाती है, नेविगेशन सिस्टम हमारा अफेक्ट हो जाता है, राइट। एसआरआई को हम लोग मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये जरूरी है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए, जो होने वाले मीथेन एमिशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस, इट रिजल्ट्स इन इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछे, ठीक है, इसके इम्पैक्ट पूछे कि इससे क्या फायदा होगा। ओके, सो ये इतने क्वेश्चन थे जिसके थ्रू मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि हम लोग को किस तरीके से अप्रोच करना होगा अपनी साइंस एंड टेक को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अब। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का, व्हाट इज टाइडल डिसरप्शन इवेंट। और ये द हिंदू का के आर्टिकल से लिया गया है, दिसंबर 28 को 22 में आया था। देखिए, इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टार बाय ए ब्लैक होल इज फॉर्मली कॉल्ड एट टाइडल डिसरप्शन इवेंट। मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक होल की ग्रेविटी एक स्टार के कुछ पार्ट को अपनी तरफ खींच रही है, उसे डिस्ट्रॉय कर रही है। रीडिंग फर्दर, ए टाइडल फोर्स इज द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट है, उनकी दोनों की अपनी अपनी कुछ ग्रेविटी होगी, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, ओके, दैट is it is the tidal force exerted on body. If a tidal force exerted on body is greater than the intermolecular force it that keeps it together, the body will get disrupted। ठीक है, जैसे अगर कोई बॉडी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी जिन्होंने उसको बना के रखा हुआ है सॉलिड। ठीक है, अगर बाहर से लगने वाली ग्रेविटी उसको ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, उसको खींच ले, तो ऑब्वियसली बात है कि ये डिसरप्ट हो जाएगी बॉडी। ओके, और वही होता है इसमें। ड्यूरिंग ए TDE, टाइडल फोर्स ऑफ ए ब्लैक होल डिसरप्ट द स्टार इन विसिनिटी, while about half of the star debris continues to on its original path, the other half is attracted by black hole's gravitational pull. The gradual growth of this material bound to the black hole produces a short-lived flare of emission known as tidal disruption event. ऑलराइट, सो यहां पर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, TDE टाइडल फोर्स ऑफ ए ब्लैक होल डिस्टर्ब करती है स्टार को जो उसके आसपास होता है, while about half of the star debris continues its original path, the other half is attracted by black hole's gravitational pull, and the gradual growth of this material bound to black hole produces a short-lived flare of emissions known as tidal disruption event. Okay, now next is a geospatial policy लेके आई है गवर्नमेंट टू फोस्टर दी स्टार्टअप इकोसिस्टम। नाउ सी ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बट ऑब्जेक्टिव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए हमें इसके फीचर जानना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में आया था, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन भी कुछ इस तरह के दिए गए थे कि आप इजीली मार सकते थे, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी तरह के टर्म्स जब भी न्यूज में आएंगे हमें उनको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन सही नहीं करते हो ना
तो अब आप अपना एडवांटेज खो देते हो। चलिए, द पॉलिसी एम्स टू अचीव फॉलोइंग माइलस्टोन। पहला, by 25 government aims to expand the availability and access to what it calls as enhanced location data for enterprises and other organization including the private organization। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऐसा नहीं कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ओपन रहेगा ये डेटा। By 2030, government plan to have established an integrated data and information framework। ये वर्ड याद रखिएगा। Okay, integrated data and information framework which will serve as the basis for constructing a geospatial knowledge infrastructure GKI। ठीक है, पिछली बार आपको PKI पूछा था। ओके, सिंपल था, डिजिटल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और अगर ये पूछा जाएगा तो इट इज सिंपल कि ये जियो स्पेशल डेटा से रिलेटेड है। By 2035, one of the goals of using geospatial data will be to map the underground infrastructure of India's most important cities and towns. Another goal will be to generate high resolution, accurate geospatial data for bathymetry to assist India's blue economy। यानी कि सी मैप को सी हमारा जो ओशन फ्लोर है उसको मैप करने के लिए। ठीक है, तो ये दो इसकी यूजेस हैं और अभी मैंने आपको पीवाईक्यू में दिखा दिए हैं कि हमें क्यों ये सब प्रिपेयर करना जरूरी है। ऑलराइट, to map the underground infrastructure of India's most important cities and towns। और दूसरा, generate high resolution accurate geospatial data to assist India's blue economy। क्लियर? अब इसके लिए गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी एक जियोस्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी नेशनल लेवल पर। इट विल बी द अपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस। और इसमें 17 मेंबर्स होंगे, हेडेड बाय ए पर्सन ऑफ रेप्यूट फ्रॉम इंडस्ट्री। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नेशनल डिजिटल ट्विंस, ये क्या है? ठीक है, मेजर सिटीज जो हैं हमारी या टाउन्स हैं, बाय 2035 हमें इनका एक वर्चुअल रेप्लिका बनाना है। दिस इज, इसे हम कह रहे हैं डिजिटल ट्विंस, द वर्चुअल रेप्लिका ऑफ फिजिकल एसेट्स। ठीक है, आपकी सिटी में जो भी फिजिकल एसेट होंगे या प्रोसेसेस और सर्विस दैट लाइज एट द कोर ऑफ न्यू डिजिटल रेवोल्यूशन। This facilitates policymakers to understand how infrastructure will function in different situations, such as increase of population or during नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, एक वर्चुअल रेप्लिका बना के रखेंगे हम अपनी मेजर सिटीज और टाउन्स के। ठीक है, उसमें जो भी फिजिकल एसेट है या जो भी सर्विसेज वगैरह दी जा रही है, ताकि हम ये बेटर अंदाजा लगा सकें कि किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पॉन्ड करेगा अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। ये लाइक सीवेज लाइन है, पाइपलाइंस है, वाटर सप्लाई की, ठीक है, वो डैमेज होती हैं, तो फिर कैसे इसको हैंडल करेंगे। ओके, तो वही इसके पीछे का गोल है नेशनल डिजिटल ट्विंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही हो चीजें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट प्रोग्राम। सो फर्स्ट थिंग इज स्मार्ट प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग। और ये क्यों लाया गया है? टू प्रमोट द क्वालिटी रिसर्च। अब देखिए, आयुर्वेद पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं, ट्रस्ट के साथ साथ लोग बिलीव तो करते हैं, बट एट द सेम टाइम कोई ज्यादा रिसर्च विद प्रूफ नहीं आती है सामने कि हाँ इस बीमारी में आयुर्वेद या आयुष थेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए लेकर आए हैं स्मार्ट प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च द स्मार्ट, दैट इज स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। इट इज लॉन्च बाय नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब देखिए, बॉडी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2019 में एक स्पेशल बिल लाया गया था इसके लिए और ये बॉडी स्टैब्लिश की गई थी। ओके, और दूसरी बॉडी है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस, और दोनों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में ही आती हैं, बट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन बॉडीज के बारे में अलग से आपको नहीं बता रहा हूं। नाउ, अंडर दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई, सपोर्ट एंड प्रमोट इनोवेटिव research ideas in healthcare research areas including osteoarthritis, iron deficiency, anemia, chronic bronchitis and so on। बस आप ये लास्ट वाला याद रखिएगा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ओके डिजीज, NAFLD, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज विरोवोर? नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये आएगा और डायरेक्टली ही आएगा और इजीली आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है क्योंकि इनका ना रोल बहुत है हमारे क्लाइमेट में। नो सी, ये क्या करता है, ये अपनी पूरी एनर्जी जो लेता है ना, ये सिर्फ वायरस के थ्रू लेता है, वायरस ही इसकी डाइट है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज विरोवोर?
It is an organism which obtain energy and nutrients from consumption of viruses. Okay. Scientists were conducting research to find out whether any microbe actively eat virus or not. They found a species of Halteria. These are microscopic ciliates that populate fresh water. ये याद रखिएगा क्योंकि अगर कभी डायरेक्ट पूछा कि ये होते क्या है, विरोवोर होते क्या है, तो आप बता दोगे कि वायरस इनकी डाइट होता है, ठीक है। बट अगर कभी उसने दो तीन अलग अलग पॉइंट्स देके पूछे तो उसमें से एक पॉइंट जरूर होगा कि दे पॉपुलेट फ्रेश वाटर, ठीक है। वो चेंज करके वेस्ट वाटर भी कर सकता है, बट रिमेंबर दे पॉपुलेट द फ्रेश वाटर and they are found throughout the world. These can eat huge number of infectious chloroviruses. Both share an aquatic habitat. Clear? आगे चले। नैनो यूरिया। अब ये इतनी बार आया न्यूज में कि शायद इसकी सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी अगर किसी टॉपिक की है प्रीलिम्स या मेंस में आने की तो वो यही है। और देखिए ये इट वाज इन न्यूज एज रिसेंट एज 27 दिसंबर ऑल्सो, पहले भी न्यूज में रहा है नैनो यूरिया। तो इससे अगर आपको पूछेगा सबसे ज्यादा तो वो इसके बेनिफिट्स पूछ सकता है, ठीक है। बेनिफिट्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन, गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं, फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और एनवायरमेंट के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो नैनो यूरिया को अच्छे से जान लेते हैं। देखिए पहला तो कि आपको पता है कि हमारे यहाँ एनपीके जिसका आइडियल रेशियो माना जाता है 4:2:1, बट हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है 8:4:1। ओके, तो यानी कि यूरिया की खपत एन, दिस एन इज यूरिया, ये ऑलमोस्ट 2 टाइम से भी ज्यादा है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितना भी ज्यादा हम लोग यूरिया स्प्रेड करते हैं ना, काफी सारा एयर में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा एयर पोल्यूशन भी करेगा, काफी सारा वाटर के साथ चला जाता है नदियों में, फिर वो यूट्रोफिकेशन एंड सो ऑन वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यानी कि यूरिया की जो यूज एफिशिएंसी है, ठीक है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं NUE, ओके, ये बहुत पुअर है। और इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ही हम लेकर आए हैं नैनो यूरिया। और क्योंकि अब हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग को और ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं हम लोग यूरिया में, तो हमारे इंपोर्ट रिड्यूस होंगे नैनो यूरिया की वजह से, ठीक है। तो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, दिस इज फर्स्ट बेनिफिट। रिड्यूस गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है आज फूड पे, और उसके सेकंड नंबर पे देती है फर्टिलाइजर पे, ठीक है। सब्सिडी बिल की अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो सेकंड नंबर पे आती है फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो ये भी रिड्यूस होंगी क्योंकि जब यूज ही कम हो जाएगा, एफिशिएंटली यूज होगा, ओके, तो क्वांटिटी वाइज आपको कम यूज करना पड़ेगा क्योंकि एफिशिएंसी बेटर है नैनो यूरिया की। एड इन सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। प्रोवाइड क्यूजन अगेंस्ट इंटरनेशनल प्राइसेस, और क्योंकि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट है अभी, तो इंटरनेशनल प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होते हैं तो फिर अल्टीमेटली हमारे फार्मर्स को वो महंगा पड़ता है। अब फार्मर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिर सब्सिडी बढ़ाती है, तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो इट विल हैव ए क्यूजन अगेंस्ट इंटरनेशनल प्राइसेस। फॉर इंस्टेंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ यूक्रेन रशिया conflict there was a spike in international prices of plant nutrients. This led to rise in fertilizer subsidies to an all-time high of 2.3 trillion rupees in India. राइट, तो ये हो गए बेनिफिट फॉर गवर्नमेंट। अब देखते हैं बेनिफिट फॉर फार्मर। तो सबसे पहला बेनिफिट वही होगा, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, वेस्टेज कम होगा। एंड इट विल आल्सो ऑगमेंट द सॉइल फर्टिलिटी टू बूस्ट क्रॉप यील्ड एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस। फॉर इंस्टेंस the efficiency yield increase of nano urea is more than 80%. Okay, nano urea की जो efficiency it is more than 80%, about double that of conventional urea and 3 to 16% respectively. Nano fertilizer being liquids, ठीक है, बॉटल्स में आते हैं ये छोटी छोटी बॉटल्स में, ठीक, जबकि जो यूरिया की क्या है वो बोरे आते थे पूरे बहुत बड़े बड़े बैग्स। तो ऑब्वियसली बात है कि उससे ट्रांसपोर्टेशन इनका बहुत ज्यादा महंगा कॉस्टली हो जाता था, ठीक है, पूरे ट्रक भरा भरा के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इट विल सेव ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड दीज आर सब्सटेंशियली चीपर एंड मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल फर्टिलाइजर। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से दिमाग में बिठा लो, दीज आर सब्सटेंशियली चीपर। ये मत सोचना कि यार ये न्यू चीज है और अभी अभी आई है तो शायद ये महंगी होगी, ठीक है, कन्वेंशनल यूरिया से महंगी होगी इसलिए शायद फार्मर इसको अभी तक इतनी तेजी से अडॉप्ट नहीं कर पाए। नहीं, दिस इज चीपर देन द कन्वेंशनल यूरिया। ओके, इसी तरह के पॉइंट्स वहां एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करेंगे और फिर गलती होगी वहां पर, ठीक है। सो दीज आर सब्सटेंशियली चीपर एंड मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल फर्टिलाइजर।
Overall, these nano fertilizers would facilitate a substantial reduction in crop production cost, that is input cost farmer की, and improvement in the profitability of farming. Next is environmental benefit. So conventional fertilizers are typically potent polluters of air, soil, water. मैंने आपको बोला रन ऑफ हो जाता है, eutrophication and all. On the other hand, nano fertilizers have low environmental footprint. They are non-toxic and harmless to health and natural biodiversity. So they will help to cut down the agriculture sector's greenhouse gas emissions to considerable extent. Okay, हमने इसमें सारे बेनिफिट देख लिए अच्छे से, तो अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजिली हैंडल इट नाउ. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसी के साथ ये भी देख लेते हैं वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, जिसको हम लोग दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज भारतीय जन उर्वरक परियोजना. ओके, इसको इस तरीके से दिया गया था, PMBJP, भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर. आपको पता है कि अब चाहे आप डैप खरीद लो, NPK खरीद लो, यूरिया खरीद लो, ये सब एक ही ब्रांड नेम के अंडर में आएंगे, दैट इज भारत यूरिया. So this will standardize the fertilizer brands across the nation irrespective of the company that manufacture it. कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, अभी तक क्या है, फार्मर कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सी कंपनी का लूं, कौन सी कंपनी का अच्छा है, फिर दुकानदार जो कह देगा वो ले लेता है. बट अब ऐसा कोई इशू नहीं है, एक ही स्टैंडर्ड फॉलो होंगे, और कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही हो, ब्रांड एक ही है, दैट इज भारत. दिस विल ऑल्सो हेल्प the farmers to get rid of all kinds of confusion about the quality of fertilizer and their availability. Now, what is PM Kisan समृद्धि केंद्र? अब ये PM किसान समृद्धि केंद्र क्या है? तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है. तो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं करना है आपको. ओके, गलती हो जाती है एग्जाम हॉल में. Under the scheme, the retail fertilizer shops in the country will be converted into किसान समृद्धि केंद्र in a phased manner. ठीक है, जो रिटेल शॉप्स हैं उन्हीं को कन्वर्ट किया जाएगा इन सेंटर्स में. It will cater to a wide variety of needs of the farmers and provide agri inputs like fertilizer, seed, implements, testing facilities for soil. अब इसमें आपको याद होगा सॉइल हेल्थ कार्ड, यू रिमेंबर, उसमें क्या था कि आपको बताया जाएगा आपकी सॉइल को टेस्ट करके कि आपको कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में डालने हैं, राइट. नाउ जनरेट अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, provide information regarding various government schemes and ensure regular capacity building of retailers at block and district level outlet. ठीक है, सो गवर्नमेंट का प्लान है कि मोर देन 3.3 लाख रिटेल फर्टिलाइजर शॉप्स को कन्वर्ट किया जाएगा. क्लियर? Now see, this is extremely important. New electrolyte found can help better ammonia synthesis. अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए Haber-Bosch प्रोसेस किस चीज में यूज किया जाता है. इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. ठीक है, तो ये अपने आप में आपका एक क्वेश्चन बन के आएगा कि Haber-Bosch प्रोसेस ये किस चीज से रिलेटेड है. सो इट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, फर्स्ट थिंग. अब पहले देखते हैं कि इसमें ऑब्स्टेकल क्या आते हैं. मेजर ऑब्स्टेकल इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल ammonia synthesis process. Now, ammonia production is dependent on century-old Haber-Bosch process, which is energy and capital intensive and relies on hydrogen from steam reforming, hence contributing to greenhouse gas emission. तो अभी जो प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंचुरी ओल्ड प्रोसेस है, 100 साल हो चुके हैं इस प्रोसेस को यूज करते करते. इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं. तो ऑब्वियसली वी वांट टू make a transition from this. To replace this, electrochemical ammonia synthesis process can be used for production of ammonia, and this process offers a promising carbon neutral and sustainable strategy. However, this process is largely limited due to poor solubility of nitrogen. Now this is the problem कि हम जो नया प्रोसेस यूज करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम है poor solubility of nitrogen in the aqueous electrolyte environment as well as competitive hydrogen evolution reaction. In the past, most efforts to overcome these issues have focused on catalyst development, while little attention has been given to improving the electrolytes. अब साइंटिस्ट ने इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए किया क्या है? So scientists have introduced a new electrolyte called NaBF4.
अब अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइट न्यूज में क्यों था, इसका यूज किस लिए हम लोग करते हैं, तो it will replace this Haber-Bosch process, okay, for ammonia production. Scientists have introduced a new electrolyte called NaBF4, which not only act as an N2 carrier in the medium but also work as a full-fledged co-catalyst along with active material transition metal doped nanocarbon, that is MnN4, to deliver the high yield of ammonia at absolutely ambient experimental condition. Okay, but what I think कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्टली सिर्फ ये वर्ड ही पूछा जाएगा. Now, this approach resulted in ammonia production rate that approaches an industrial scale and surpass many standard catalysts in other electrolyte media. Okay, तो ये उसी पूरे न्यूज आर्टिकल का ही क्रक्स था. चलिए नेक्स्ट है, बस एक लास्ट और देखते हैं फिर वीडियो को खत्म करेंगे. न्यू आर्टिफिशियल नैनो स्ट्रक्चर्स फॉर infrared absorption technologies can be useful in defense, imaging and sensing. अब देखिए पहले तो आप ये जानिए कि ये होता क्या है. गैलियम नाइट्राइड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर. इट इज वाइडली यूज मटेरियल फॉर ब्लू लाइट एमिशन. एडवांटेज इसके रिलायबल है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, हाई एफिशिएंसी, फास्ट स्विचिंग स्पीड, रेजिस्टेंस एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी. GN technology is of strategic importance with its application to 5G, space and defense application. Now, this is a news article from PIB, so इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं. A new method to confine and absorb infrared light with GaN nanostructure can help develop highly efficient infrared absorber, emitters and modulators that are useful in defense technologies, energy technologies, imaging, sensing and so on. Now see, this material GaN, it is widely used material for blue light emission. Okay, is one of the most advanced semiconductor, though visible and ultraviolet light. Now remember this point, this is really important. Visible and ultraviolet light applications of GaN have already been realized. ठीक है, हम visible और ultraviolet range में तो इसको already use कर रहे हैं. ठीक है, जैसे LEDs में, लेजर डायोड्स में. ठीक है, they are already commercially available. But utilization of GaN for IR, that is infrared light, इसका जो डेवलपमेंट है वो लैग कर रहा है अभी तक. ओके, नो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन टफ लगेगा वहां पर. सो रिमेंबर फर्स्ट, पहले इसके बारे में जान लो कि ये क्या है. सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर है. ठीक है, डिफेंस से लेके स्पेस तक हर जगह यूज होता है. इसको हम लोग विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट इस रेंज में तो अच्छे से यूज कर चुके हैं. ठीक है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट कमर्शियली यूज भी हो रहा है, एलईडीज में भी यूज होता है. अब जो कर रहे हैं वो है इंफ्रारेड आईआर रेंज के लिए. ओके, तो यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये किया है. इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टली अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दे हैव शोन फॉर द फर्स्ट टाइम infrared light emission and absorption with GaN nano structure. Okay, ये फर्स्ट टाइम हुआ है. दो blue light emission from GaN has been known for some time. It is used in LEDs also. This is the first time that infrared light matter interactions are demonstrated in GaN. For this demonstration, they have utilized a scientific phenomena called surface polariton excitation in GaN nanostructure that led to light matter interactions in IR spectral range. Okay, just remember this word. Polariton excitation. ऑलराइट, बाकी के आर्टिकल में और कुछ नहीं है, जो हमारे काम का था हमने जान लिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि केरल में एक टीनेजर की डेथ हुई थी. ठीक है, दिस इज केरल पेज से लिया गया था हिंदू के. यहाँ पर एक टीनेजर की डेथ हुई थी एक ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से. तो इसके बारे में जानना काफी जरूरी है. जस्ट अ सेकंड. ओके, प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, ओके, जिसे हम कहते हैं PAM. ठीक है, दिस इज ए रेयर इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय एनफोलेरी. ठीक है, पूरा नाम याद ना भी रहे तो जस्ट रिमेंबर एनफोलेरी. ये मैंने आपके साथ अपने इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में भी डिस्कस किया था. ओके, जुलाई 7 को आया था ये, तो उस टाइम अगर आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे इसको. ओके, ये आप स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हो तो नोज के थ्रू एंटर कर जाता है. ओके, कॉमनली नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा.
ठीक है, तो ये बीमारी का नाम है। ये वो एजेंट है जो कॉज करता है और इसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। PAM infections are not spread from one person to another. This is a point you should remember कि ये person to person तो spread नहीं होता at least. Now, the free living amoeba, which is mostly found in stagnant fresh water, okay, it is found in stagnant fresh water. ये नहीं कि गंदे पानी में मिल रहा है, नहीं, it is found in stagnant fresh water such as pond, stream and lakes. It enters the body through nose. It destroys the brain tissue and causes swelling of the brain. Most ant foliary infections reported around the world have been linked to bathing and swimming. The symptoms of the disease include headache, fever, nausea, vomiting, altered, etc. The health department has advised people to avoid taking bath in contaminated water, like swimming pool वगैरह में ना यूज करें. Clear? तो सो दिस वाज जस्ट ए शॉर्ट डेमो लेक्चर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर देखेंगे एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट इश्यूज पर. एंड टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग, डोंट रिलाई ऑन कोचिंग स्टफ्स टू मच. ठीक है, वो मैं मानता हूं कि एज ए एस्पिरेंट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप लोग PT 365 से अपना भरोसा हटा सके. बट पिछले 3-4 साल में PT 365 टोटली फेल रही है. पढ़ो उसको, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है, बट ओवर रिलायंस नहीं होना चाहिए आपको उस पर. ठीक है, आपको हेल्प अल्टीमेटली आपके न्यूज़पेपर और एनालिसिस ही करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.